हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। पार्ट 3 जो है वो डिस्क्राइब करता है फंडामेंटल राइट्स को एज मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा 1215 में जो है एक चार्टर इशू किया गया था। राइट्स को लेकर के ये चार्टर था और ये चार्टर जो है सबसे पहला रिटन डॉक्यूमेंट था अबाउट फंडामेंटल राइट्स और इसको बोलते थे मैग्ना कार्टा। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को जो है मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में आता है। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में आता है। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में आता है। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 और 28 में आता है। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में आते हैं। और सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि आर्टिकल 32 में आता है। और ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 जो है फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को जो है डिलीट कर दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये आर्टिकल 31 में आता था। इसको जो है 44th अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन 1978। तो 1978 के 44th अमेंडमेंट के थ्रू जो है राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया और एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। तो 300A के अंडर में ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल राइट बन गया और 300A जो है वो आता है पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं किसके थ्रू? हमारे जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके थ्रू। फंडामेंटल राइट्स की जो गारंटी है वो हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से जो है मिलती है। और अगर बात करें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो क्या परमानेंट हैं? क्या वो एब्सोल्यूट हैं? मतलब क्या वो हर कंडीशन में लागू होंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सैक्रोसेंट होते हैं, ठीक है, परमानेंट या जो है एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। पार्लियामेंट चाहे तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है या आपके जो फंडामेंटल राइट है उसको रिपेल भी कर सकती है, यानी उसको चाहे तो डिलीट भी कर सकती है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। संविधान में जो है चेंजेस करके, संविधान में अमेंडमेंट करके, संविधान में संशोधन करके जो है पार्लियामेंट जो है वो आपके राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है, आपसे छीन सकती है। इसीलिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं बल्कि क्वालिफाइड इन नेचर होते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्वालिफाइड इन नेचर हैं, न कि वो एब्सोल्यूट हैं। स्टेट चाहे तो इस पे जो है रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। आपके फंडामेंटल राइट्स पे स्टेट रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है और ये रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन जो होंगे उसका डिसीजन करेगी कोर्ट्स। यानी अगर स्टेट कोई भी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो वो जो रीज़न है वो रीज़नेबल है कि नहीं है, ये डिसाइड करने का काम जो है वो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है। नेक्स्ट फीचर है हमारे फंडामेंटल राइट का कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिसिएबल इन नेचर होते हैं। यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ तो आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो पर्सन जो है वो कोर्ट की तरफ मूव कर सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो तो अपने राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए जिस पर्सन का राइट वायलेट हुआ है वो कोर्ट जा सकता है। तो अगर हाई कोर्ट जाता है तो आर्टिकल 226 के अंडर में वो हाई कोर्ट जा सकता है और आर्टिकल 32 के अंडर में वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32।
डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो डायरेक्ट आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट की। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। तो वो जो है इमरजेंसी के टाइम में, अगर मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम में जो है हमारे राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के नेशनल इमरजेंसी के टाइम में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो है स्टेट सस्पेंड कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 19 कब सस्पेंड होता है? आर्टिकल 19 तभी सस्पेंड होगा जब एक्सटर्नल इमरजेंसी हो। ठीक है, एक्सटर्नल इमरजेंसी हो यानी वॉर चल रहा हो, किसी और कंट्री के साथ युद्ध चल रहा हो, उस टाइम ही आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड होगा। अगर इंटरनल इमरजेंसी है यानी आर्म्ड रेबेलियन हुआ है स्टेट के अंडर में, यानी इंडिया के अंडर में ही जो है लोगों ने जो है आर्म्ड रेबेलियन कर दिया है, तो उस टाइम पे भी आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 जो है वो तभी सस्पेंड होगा जब किसी और कंट्री के साथ जो है वॉर चल रहा हो, यानी कि जब एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हो। ठीक है, और वो इमरजेंसी जो है वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से हो सकता है। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे जो है आर्टिकल 19 जो है वो ख़त्म हो जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं अगर इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई है तो उस टाइम पीरियड पे आर्टिकल 19 नहीं ख़त्म होगा। और जो आर्टिकल 20 एंड 21 है वो कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, यहाँ की नेशनल इमरजेंसी भी लग जाएगी, उसके दौरान भी जो है आर्टिकल 20 और 21 रहेंगे, बाकी सारे जो हमारे राइट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट फीचर है हमारे फंडामेंटल राइट का रेस्ट्रिक्शन ऑफ लॉज, यानी ये जो है आर्टिकल 33 के अंडर में आता है। जैसे जो पुलिस फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई या इंटेलिजेंस एजेंसी हो गई, तो जो उनके मेंबर्स हैं उनके लिए जो है फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। फंडामेंटल राइट्स को जो है पार्लियामेंट ने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, पार्लियामेंट के कंट्रोल में है, और ये आता है आर्टिकल 33 के अंतर्गत। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉज, इसमें जो है जो भी आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास फंडामेंटल राइट नहीं होता है। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनके बीच में जो है फोर्सेस में डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके, और इसीलिए जो है इस टाइप का रूल बनाया गया है। नेक्स्ट फीचर है हमारे फंडामेंटल राइट का कि कुछ जो राइट्स हैं वो सिटीजन्स के लिए हैं और साथ ही साथ कुछ राइट्स जो हैं वो फॉरेनर्स के लिए भी हैं। तो जैसे आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28 ये जो है सिटीजन्स के साथ साथ जो है ये फॉरेनर्स को भी मिला हुआ है। वहीं जो राइट्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं उनमें आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 शामिल है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं किसके अगेंस्ट में? तो स्टेट के आर्बिट्री एक्शन के अगेंस्ट में, यानी स्टेट अगर कोई गलत एक्शन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में आपको फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं। अगर स्टेट या पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ पास करती है जिसकी वजह से आपका फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो स्टेट के आर्बिट्री एक्शन के अगेंस्ट में अवेलेबल हैं। तो कुछ जो होते हैं वो निगेटिव इन कैरेक्टर होते हैं, यानी कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिनका कैरेक्टर नेगेटिव है क्योंकि वो स्टेट के पावर पे लिमिटेशन लगाते हैं, स्टेट की पावर को लिमिट करते हैं, इसीलिए वो जो है नेगेटिव नेचर के होते हैं। वहीं जो पॉजिटिव नेचर के फंडामेंटल राइट्स हैं वो पर्सन को जो है एक सर्टेन प्रिविलेज प्रोवाइड करते हैं, और नेगेटिव नेचर वाले जो है वो स्टेट के पावर को लिमिट करते हैं। तो अगर आपको इसका जो है नोट्स का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है इस लेक्चर का जो PDF है वो मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।